हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी अपनी प्रिपरेशन भी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए फिर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर मैं आज के सेशन की बात करूं तो आज हम लोग डील करने वाले हैं यूसीसी से। अब यूसीसी क्या है? तो इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, और ये जो टॉपिक है ये हमारे एसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? तो फर्स्ट यही कि यूसीसी है क्या, ठीक है। सेकंड ये कि अगर हम यूसीसी को लागू करते हैं तो फर्दर इसकी पॉजिटिव चीजें क्या होंगी, इसके आर्गुमेंट्स क्या होंगे, ये पूछे जा सकते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि क्या यूसीसी को लागू करना अभी जरूरी है क्या। तो ये सारे पर्सपेक्टिव हम आज के क्लास पे डील करने वाले हैं, यानी कि ये सेशन आपके लिए अगेन कह रही हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नोट्स भी आप सभी को बनाना है, लेकिन हाँ जल्दी से सेशन को आप सभी शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है, पहले तो यही आपको जानना होगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्वेश्चन में ही आंसर है। कैसे? तो कहा जा रहा है समान नागरिक संहिता। इसका मतलब ये कि समान मतलब क्या? सिंगल, यानी कि सबके लिए बराबर के लॉ की बात की जा रही है, यानी कि सिंगल लॉ फॉर एंटायर कंट्री। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, यूसीसी क्या है, तो सिंपली आपका सिंपल शब्दों में आंसर होगा कि इसका आंसर क्या है, दैट इज सिंगल लॉ फॉर एंटायर कंट्री। यानी कि हमारे देश में रहने वाले जो भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति से आए, चाहे वो किसी भी धर्म से आए, सबके लिए समान कानून की बात करता है। लेकिन अगेन कि जब हम लॉ पे आते हैं तो लॉ तो हमें दो प्रकार के सुनने को मिलता है। कौन कौन सा? एक होता है आपका सिविल लॉ, यानी कि सिविल कानून, और दूसरा है आपका क्रिमिनल लॉ। अब ये क्या होता है? तो चीजों को समझना, क्या किया गया है, कानून को डिवाइड किया गया है। सिविल लॉ में आपको कैसे केसेस देखने को मिलेंगे? जो केसेस जो पर्टिकुलरली रिलेटेड है लैंड से, जो केसेस पर्टिकुलरली रिलेटेड है प्रॉपर्टी से, जो केसेस पर्टिकुलरली रिलेटेड है मैरिज से, ठीक है, वो केसेस जो पर्टिकुलरली रिलेटेड है डाइवोर्स से। यानी कि ऐसे केसेस को जब हम डील करते हैं, और ये जो केसेस है ये पर्टिकुलरली किस में आ जाते हैं? तो ये सिविल लॉ में आ जाते हैं। और वही अगर हम क्रिमिनल लॉ की बात करें तो इनमें कौन से केसेस को लेके डील किया जाता है? फॉर एग्जाम्पल जिसने क्राइम किया है, यानी कि क्राइम किए हुए केसेस को, फॉर एग्जाम्पल असॉल्ट हो गया, रॉबरी हो गया, मर्डर हो गया, और जो भी और भी ऐसे केसेस, तो इन केसेस को जनरली हम क्रिमिनल लॉ में इंक्लूड करते हैं। लेकिन आपने एक चीज देखा होगा क्या, कि जब आप क्रिमिनल लॉ की बात करते हो, फॉर एग्जांपल एक पर्सन ने किसी का मर्डर किया, तो मर्डर करने के बाद जब उस पर्सन को सजा दी जाती है तो उस टाइम पे उस पर्सन से ये नहीं पूछा जाता है कि बताओ जरा तुम्हारा धर्म क्या है। क्यों? क्योंकि कहा यह जाता है कि हमारे यहाँ पे मर्डर के लिए सेम, मतलब सभी के लिए बराबर का कानून है। अगर किसी ने मर्डर किया है, चाहे वो किसी धर्म से रिलेटेड हो, सजा अगर मौत की है तो मौत की सजा ही मिलेगी। क्या चीजें क्लियर हुई? यानी कि यहाँ पे रिलीजन नहीं आया। लेकिन जब आप सिविल लॉ में आओगे तो सिविल लॉ में आपको ये पता चलेगा कि जब हम डाइवोर्स की बात कर रहे हैं, जब हम मैरिज की बात कर रहे हैं, जब हम प्रॉपर्टी राइट्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेम कानून नहीं है, अलग अलग धर्म के अलग अलग कानून है। यानी कि जब क्रिमिनल लॉ के बारे में आपने पढ़ा तो आप एकदम ये चीज कंक्लूड कर पाओगे कि यहाँ पे रिलीजियन बेस नहीं है। यानी कि यहाँ पे जो आपका रिलीजन है ये नहीं पूछा जाता जब आपको सजा दी जाती है। लेकिन जब आप इन केसेस में आओगे, प्रॉपर्टी राइट्स में, मैरिज में, डाइवोर्स में, तो इन केसेस को डील करने के लिए पर्सनल लॉज आ जाते हैं जो पर्टिकुलरली रिलीजन बेस्ड है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का कहना ये है कि हम ये चाहते हैं जिस प्रकार से क्रिमिनल लॉ में आपने सबको बराबर की, मतलब बराबर का जगह दिया है, चाहे वो किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, सबको बराबर की सजा है, वैसी ही सेम इन केसेस में भी हमें सेम ही कानून रखना होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स रिलीजन। यानी कि यहाँ पे रिलीजन बेस हमें नहीं रखना होगा। लेकिन अगेन आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम कुछ एग्जांपल्स बता सकते हैं क्या? तो चलिए फिर कुछ एग्जांपल्स को डील करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ तो ये देखिए, शादी, तलाक, संपत्ति जैसे मामले में अगर मैं हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध के बारे में बात करूँ तो इनके लिए सेम कानून है। लेकिन अगर आप इस्लाम के बारे में बात करें, ईसाई के बारे में बात करें, पारसी के बारे में बात करें, यहूदी के बारे में बात करें, तो इनके रिलीजन में अलग से नियम कानून दिए गए हैं। यानी कि जब इन केसेस को डील करना होता है तो ये पर्टिकुलरली ये अपना पर्सनल लॉ फॉलो करते हैं।
ठीक है, यहाँ पे वो नियम कानून नहीं चलता जो पर्टिकुलरली गवर्नमेंट ने लाए हैं। यहाँ पे इनका कहना ये रहता है कि देखो हमारे रिलीजन में ये चीजें मानी जाती है और फर्दर हम ऐसे ही ट्रीट करेंगे। क्लियर हुआ? थोड़ा सा एग्जाम्पल आप जैसे समझ सकते हैं। एग्जाम्पल में आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल शादी विवाह का एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप देखोगे कि हिंदू हुआ, सिख हुआ या फिर जैन हुआ या फिर बौद्ध हुआ, इस धर्म में आपको ये पता चलेगा कि आप एक ही शादी कर सकते हैं। फर्दर अगर आपको दूसरी शादी करनी है तो आपको क्या करना होगा? पहले तलाक देना होगा। लेकिन आप अगर दूसरे रिलीजन में जाओगे तो वहां आपको ये देखने को मिलेगा कि उनके पर्सनल लॉ में ये इंक्लूडेड है कि आप क्या कर सकते हैं, आप एक से ज्यादा शादी कर सकते हैं। यानी कि देखो, रह रहे हैं भारत में सारे धर्म के लोग, लेकिन एक को कहा जा रहा है तुम्हें एक शादी करना अलाउड है, दूसरे को कहा जा रहा है कि देखो एक से ज्यादा शादी मत कर लेना। सॉरी, एक को कहा जा रहा है कि एक से ज्यादा शादी कर लेना और एक को कहा जा रहा है कि एक से मतलब एक ही शादी आप कर सकते हो। यानी कि डिवीजन आप देख रहे हैं। तो यूसीसी का कहना है कि इसको बराबर कर दो। ठीक है, सबके लिए नियम कानून बराबर कीजिए। फॉर एग्जांपल थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आपने शाहबानो का केस सुना होगा, ठीक है, और ये केस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और वो किससे रिलेटेड है? तो वो गुजारा भत्ता से रिलेटेड है। वैसे ही सेम अगर मैं इन धर्मों की बात करूं, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, तो यहाँ पे तलाक के बाद गुजारा भत्ता देना आवश्यक होता है। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में जब आप पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि इसके बारे में कोई प्रावधान ही नहीं है। यानी कि फिर आप एक चीज कंक्लूड कर पा रहे हो कि हम रह तो रहे हैं सब एक ही जगह पे, एक के लिए अलग नियम कानून, एक के लिए अलग नियम कानून। ठीक है, तो थोड़ा सा और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको नोट डाउन करनी है। यानी कि यूसीसी ने क्या किया, यूसीसी का कहना है कि जब हमारे देश में इतने सारे लोग रह रहे हैं, अलग अलग रिलीजन के रह रहे हैं, तो सबके लिए बराबर नियम कानून कर दीजिए। ऐसा नहीं कि वो धर्म के लोग अलग चीजें माने और दूसरे धर्म के लोग अलग चीज माने, सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। फर्दर यूसीसी से रिलेटेड और एक क्वेश्चन आपसे रिटन में पूछा जाता है क्या, तो ये कि बताइए यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा कौन से आर्टिकल में है। तो आर्टिकल नंबर 44 में डील किया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड को और कहा गया है कि स्टेट की जिम्मेदारी होगी कि वो समान नागरिक संहिता को लागू करे। लेकिन अगेन जब आप आर्टिकल नंबर 44 पढ़ोगे तो ये एक डीपीएसपी है और डीपीएसपी के आर्टिकल नंबर 37 में कहा गया है कि ये राज्य पे निर्भर करता है कि वो डीपीएसपी लागू करे या ना करे। दैट मींस डीपीएसपी जो है वो इन्फोर्सेबल नहीं है। यानी कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई राज्य लागू नहीं करता तो फर्दर हम उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जा सकते। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसके पॉजिटिव पॉइंट्स, यानी कि आखिरकार जरूरत क्यों है हमें सिविल कोड की और यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता ही क्यों है। तो पहली चीज क्या, तो देखो अ यूनिफॉर्म सिविल कोड वुड प्रोवाइड इक्वल स्टेटस टू ऑल सिटीजन इररिस्पेक्टिव ऑफ द कम्युनिटी दे बिलोंग टू। यानी कि फर्स्ट इसलिए जरूरी है कि हम देख रहे हैं कि हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे रिलीजन के लोग हैं, तो हम चाहते हैं इनको प्रॉपर इक्वल स्टेटस दिया जाए, सारे सिटीजन जो है हमारे लिए बराबर हो। सेकंड क्या, पर्सनल लॉज ऑफ डिफरेंट रिलीजन आर वाइडली डाइवर्जेंट and there is no consistency in how issues like marriage, succession and adoption are treated for people belonging to different communities, which is contradictory to Article 14 of the Constitution। आपने Article 14 पढ़ा होगा। Article 14 में बात किया गया है इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में। यानी कि कहा गया है कि जो कानून है, कानून के समक्ष सब बराबर है। तो जब अगर आप यूसीसी की बात कर रहे हो, अगर यूसीसी लागू नहीं हुआ तो आप क्या कर रहे हो, आप पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग आप कानून को भी चला रहे हो। तो यहाँ कहा गया है कि पहली चीज ये कि इनको इक्वल स्टेटस दिया जाए। दूसरी चीज ये कि अगर आप पर्सनल लॉ से अगर ट्रीट कर रहे हैं तो फर्दर क्या हो रहा है, आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है, जो कि हमारा एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पर्सनल लॉज Personal laws because they derive from tradition and custom also tend to give undue advantage to men। आपने देखा होगा कि जब आप पर्सनल लॉ के बारे में पढ़ोगे ना तो वहां आपको ये देखने को मिलेगा कि मतलब मेंस को ज्यादा पावर दी गई है। हर एक जगह पे देखा ये जाता है कि मेंस को आगे रखा गया है और वुमेन्स को कम पावर दिया गया है। ठीक है, थोड़ा सा और इसके आगे बढ़ेंगे तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसके वजह से आप कह सकते हो कि हाँ बिल्कुल, जैसे मेंस को प्रेफरेंस दिया जाता है हर एक मतलब मोस्ट ऑफ दी पर्सनल लॉ में, तो वो प्रेफरेंस हम क्या मतलब इससे हम क्या चीजें देख रहे हैं कि इक्वालिटी हमें नहीं मिल पा रही है। और अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर देंगे तो इससे इक्वालिटी भी मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन अगेन कि कोई भी चीज अगर आती है तो फर्दर उसके आर्गुमेंट्स भी होते हैं। यानी कि एक तो आपने देख लिया कि जरूरी क्यों है, इंपॉर्टेंट क्यों है, लेकिन नेक्स्ट आपको ये देखना है कि आखिरकार क्यों कुछ ऐसे
स्टेट्स है जो पर्टिकुलरली ये चाहते हैं कि यूसीसी को लागू ना किया जाए, और क्यों रिलीजियंस जो बाकी रिलीजियंस के लोग हैं वो इसका सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उनके पीछे का एक रीजन है, और रीजन है आपका आर्टिकल नंबर 25। आर्टिकल नंबर 25 आपका एक मौलिक अधिकार है, और आर्टिकल नंबर 25 में बताया गया है कि आप अपने रिलीजन को अपना सकते हैं, आपके रिलीजन में जो चीज दी गई है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही चीज कही जा रही है कि जब हमें अनुच्छेद 25 के तहत हमें ये अधिकार मिला हुआ है कि हम अपने रिलीजन को अपना सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, देन अगर आपने यूसीसी लागू किया तो हमारा जो आर्टिकल नंबर 25 है वो वायलेट हो जाएगा। तो इनका भी कहीं तर्क सही है कि आज आपने आर्टिकल 25 के तहत रिलीजन का फ्रीडम दिया और यूसीसी अगर आपने लागू किया तो फर्दर हो सकता है कि हमारा ये जो आर्टिकल 25 है इसका वायलेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आर्टिकल नंबर 29। आर्टिकल नंबर 29 मैंने आपको पढ़ाया था। आर्टिकल नंबर 29 में बोला गया है किसके बारे में, माइनॉरिटीज के बारे में। कहा गया है कि जो हमारे देश में अल्पसंख्यक वर्ग है वो अपने भाषा, लिपि, संस्कृति को बचाए रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि अगर अगर आप यूसीसी लागू करते हैं तो फर्दर क्वेश्चन ये बनेगा कि बताइए हम अपनी संस्कृति को कैसे बचा पाएंगे, हमारे संस्कृति में जो चीजें लिखी गई है वो कैसे हम अप्लाई कर पाएंगे। तो ये पॉइंट्स भी आपको क्या करना है, ये पॉइंट्स भी आप सभी को नोट डाउन करना है। तो आपने ये चीज देखा कि इसके अगेंस्ट में क्या चीजें हैं, इसके फॉर में क्या चीजें हैं, इसकी हमें जरूरत क्या है। लेकिन अगेन वे फॉरवर्ड में आपको ये चीज नोट डाउन करना होगा, लिखना होगा कि देखो आज अगर हम यूसीसी की बात कर रहे हैं तो देखिए अब प्रोग्रेसिव and broad-minded outlook should be encouraged among the people to understand the spirit of UCC। यानी कि जिस तरीके से जब क्रिमिनल लॉ में किसी भी धर्म को कोई भी इशू नहीं है तो फिर सिविल लॉ में किसी भी धर्म को क्यों इशू होना चाहिए। अगर आप प्रॉपर अवेयरनेस लोगों के बीच में फैलाएंगे रिगार्डिंग यूसीसी तो बिल्कुल इसको लागू किया जा सकता है। लेकिन अच्छा, इसमें और एक कंसर्न आप नोट कर लीजिएगा, तो वो है ट्राइबल पीपल्स को लेकर के, यानी कि ट्राइबल सोसाइटी को लेकर के। आप सभी ये भी जानते हो कि जब हम ट्राइबल कम्युनिटीज की बात करते हैं तो उनका भी जब हम ट्राइबल कम्युनिटीज की बात करते हैं तो उनकी भी जो लॉज है वो अलग है, उनके जो नियम कानून है वो अलग है। तो हो सकता है कि आप इनमें भी मतलब इन पे भी क्वेश्चन मार्क लेकर के आ जाओ, ये भी क्या करेंगे, ये भी अपोज करेंगे कि हमारी संस्कृति की रक्षा नहीं की जा रही है। राइट, तो ये 2-3 पॉइंट्स है जो कि आप यूसीसी में क्रिटिसिज्म में नोट डाउन कर सकते हो। फर्दर इसका जो वे फॉरवर्ड रहेगा वो ये कि यूसीसी के रिगार्डिंग हमें क्या करना होगा, हमें लोगों को अवेयर करना होगा, हमें बताना होगा कि जिस तरीके से क्रिमिनल लॉ में हमने टोटल चीजें अप्लाई की है उसी तरीके से सिविल लॉ में भी हमें चीजें अप्लाई करना होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे मेंस को तो प्रेफरेंस मिल जाता है लेकिन यहाँ पे जो चीजें फेस करनी पड़ती है वो वुमेन्स को करनी होती है। ठीक है, तो इसी के साथ इस सेशन को मैं यहीं पे कंप्लीट करूंगी। आई होप कि आप सभी को यूसीसी पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि यूसीसी होता क्या है, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, इसकी चर्चा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में है, और साथ ही साथ आखिरकार क्या जरूरी मतलब क्या ऐसी जरूरत है जिसकी वजह से हमें यूसीसी को लागू करना है। ठीक है, तो अगर सेशन पसंद आया होगा तो सेशन को शेयर करना ना भूले, सेशन को लाइक करना ना भूले, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीवन।